हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 2 साल पहले प्रॉमिस किया था कि इस वाली बोर्ड का यानी TDA 2030 बोर्ड का डायग्राम लेके आऊँगा। तो भैया यहाँ पर मैंने इस बोर्ड का पूरा डिटेल डायग्राम बनाया, लेकिन यहाँ पर आप देख के समझेंगे कि भैया ये क्या ट्रायंगल बना रखा है। सब कुछ आपको समझाऊँगा। एक्चुअली ये ट्रायंगल बनाने से ही ये IC अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा। आप जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। और यहाँ पर एक एक सेक्शन को मैंने कवर किया है। ये पावर सेक्शन है, यहाँ पर 5 वोल्ट बनाने का सेक्शन है, ये बेस फिल्टरिंग सेक्शन है, और यहाँ पर 2 IC लेफ्ट राइट के लिए और एक IC बेस एम्पलीफिकेशन के लिए, और ये है कनेक्टर जो कि यहाँ पर बीच में 5 पिन कनेक्टर है। तो भैया पहले हम लोग इस बोर्ड में देख लेंगे यहाँ पर एक एक कनेक्शन और एक एक पॉइंट कौन सा है। यहाँ पर है एक 12012 इनपुट का पॉइंट, यानी यहाँ पर ट्रांसफार्मर के इनपुट होगी, और ये है ऑडियो इनपुट की पॉइंट जो कि 5 पिन कनेक्टर यहाँ पर बना रखा है। और यहाँ पर ये है बेस वॉल्यूम की आउटपुट, ये देखिए। तो इससे बेस वॉल्यूम कंट्रोल होता है, और ये ऊपर का आउटपुट मतलब बेस की जो स्पीकर है, बड़ा वाला भारी स्पीकर, वो उसका आउटपुट है। और यहाँ पर है स्पीकर का आउटपुट, लेफ्ट राइट स्पीकर का, बीच में ग्राउंड, दोनों साइड में पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर 3 IC है, एक है लेफ्ट चैनल के लिए, एक है राइट चैनल के लिए, और एक है बेस के लिए। और यहाँ पर एक और IC है 4558 IC, इसका सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है बेस फिल्टरिंग के लिए। मतलब जो ऑडियो है उससे बेस को फिल्टर करके अलग किया जाता है, उसके बाद बेस को थोड़ा सा बूस्ट किया जाता है, उसके बाद इस IC को भेजा जाता है। तो भैया काफ़ी बात हो गई इसके बारे में। तो यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स बना रखा है। इन ट्रायंगल्स का नाम है ऑप एम्प, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो भैया ऑप एम्प क्या है? ऑप एम्प को एक इस तरह के ट्रायंगल दे के दिखाया जाता है। इसके अंदर जो सर्किटरी है वो इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह दे के एक एम्पलीफायर जैसा सिस्टम बनाया रहता है, लेकिन ऑप एम्प का जो बाहर से दिखने में ऐसा एक सिंबल से हम लोग इसको मतलब समझा सकते हैं किसी को। तो यहाँ पर 3 पीस ऐसा पिन रहता है, एक है पॉजिटिव इनपुट, एक है नेगेटिव इनपुट, और एक है आउटपुट। और इसका 2 और पिन रहता है। ये दोनों पिन है, एक है पॉजिटिव सप्लाई प्लस वोल्टेज, और एक है नेगेटिव सप्लाई नेगेटिव वोल्टेज। ओके, तो एक्चुअली ये सब जो TDA 2030 IC होती है, इसमें भी 5 पिन रहता है। पहला वाला होता है नॉन इन्वर्टिंग पिन, मतलब ये वाला पॉजिटिव। सेकंड पिन जो है वो है इन्वर्टिंग पिन। तो अगर ये आपका TDA 2030 IC हो गया तो यहाँ पर 5 जो पिन रहेगा, इसमें से पहला वाला पिन है ये वाला पॉजिटिव। ओके, सेकंड पिन जो है ये नेगेटिव इनपुट पिन, और जो थर्ड पिन है ये है नेगेटिव सप्लाई पिन। जो फोर्थ पिन है वो है आउटपुट पिन, और जो फिफ्थ पिन है ये है पॉजिटिव सप्लाई पिन। ओके, तो ये हो गया पिन डायग्राम TDA 2030 का। तो भैया इसका फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर 1 नंबर पिन में अगर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो आउटपुट की वोल्टेज बढ़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला इनपुट है। और इनपुट की जो 2 नंबर पिन है, इसमें अगर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो आउटपुट इसका घटेगा, मतलब उल्टा होगा। अगर नेगेटिव इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा किया जाता है तो आउटपुट घटने लगता है, और अगर इस पिन में वोल्टेज कम होता जा रहा है तो यहाँ पर आउटपुट बढ़ेगा। मतलब इसके साथ इसका उल्टा संपर्क है। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा तो यहाँ पर वोल्टेज घटेगी, और इसके साथ इसका सीधा सीधा संपर्क है। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ेगा। और भैया हम एक ही साथ दोनों में इनपुट नहीं देते हैं। दोनों में इनपुट तब देते हैं जब हमें डिफरेंशियल एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ता है। 2 वोल्टेज के अंदर डिफरेंस को एम्पलीफाई करना, कहीं पर 1 मिलीवोल्ट डिफरेंस है, उसको हम लोग एम्पलीफाई करके 2 वोल्ट 3 वोल्ट कर देंगे। तो ऐसा सिस्टम हमारा ऑडियो एम्पलीफायर में नहीं होता है। यहाँ पर इसलिए हम लोग एक इनपुट को एक फिक्स्ड वोल्टेज दे देते हैं, और दूसरा एक इनपुट को हम लोग ऑडियो का जो इनपुट वोल्टेज है वो देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया हुआ है। जो पिन नंबर 2 है, मतलब कि जो नेगेटिव इनपुट है हमारा, इसमें हम लोग एक फिक्स्ड वोल्टेज दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से ग्राउंड किया हुआ है। और यहाँ पर जो वोल्टेज इनपुट हम लोग दे रहे हैं ऑडियो की इनपुट, वो देखिए कनेक्टर में C4 पिन से आ रही है। इस C4 पिन से जो इनपुट आ रही है वो यहाँ पर एक रेजिस्टर कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर जा रही है। उसके बाद ये जो ऑडियो सिग्नल है ये एम्पलीफाई हो रही है। लेकिन भैया यहाँ पर ये सब रजिस्टर्स क्या कर रहा है, ये सब रजिस्टर्स वगैरह का ज़रूरत क्या है, ये समझने से पहले हम लोग यहाँ पर ऑप एम्प में थोड़ा सा फीडबैक के बारे में समझ लेंगे। भैया यहाँ पर जो ऑप एम्प की ये है इन प्लस और ये है इन माइनस पिन, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ऑप एम्प में कि इसका गेन जो है बहुत ही हाई होता है।
कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है ऑप एम्प को बहुत ही हाई गेन दे देता है। यहाँ पर इन दोनों पिन के बीच में अगर 1 मिली वोल्ट का भी डिफरेंस होता है तो भी यहाँ पर आउटपुट जो है फुल वोल्टेज से पार जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट ही दिया हुआ है तो इसके ऊपर जाएगा तो ये ऑडियो जो है ऐसे कट जाएगा, ऑडियो में कटिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑडियो की गेन को लिमिट करते हैं। गेन लिमिट ना करके हम लोग यहाँ पर एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा भी ऑडियो में वोल्टेज बढ़ा तो यहाँ पर आउटपुट 12 वोल्ट हो जाएगी, और थोड़ा सा भी ऑडियो की वोल्टेज कम हो गया तो आउटपुट यहाँ पर -12 वोल्ट हो जाएगी। मतलब ऐसा स्क्वायर वेव आउटपुट हमें देखने को मिलेगा जिससे कि स्पीकर नहीं चलने वाली है। इसीलिए हम लोग साइन वेव आउटपुट पाने के लिए इसका जो गेन है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, गेन को लिमिट करते हैं। तो भैया गेन को लिमिट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक यहाँ पर नेगेटिव टाइप की फीडबैक दिया जाता है, नेगेटिव फीडबैक। ये क्यों देते हैं कि यहाँ पर जो गेन है वो कम करने के लिए। ऑप एम्प जब बनाया जाता है तब यहाँ पर बहुत ही हाई गेन दिया जाता है, जैसे कि 1 लाख भी हो सकता है, इतना ज़्यादा गेन। मतलब 1 मिली वोल्ट आया तो 1 लाख मिली वोल्ट यहाँ पर आउटपुट में आउटपुट होगी। तो वो अगर पॉजिटिव 12 वोल्ट से पार चला जाता है जो सप्लाई वोल्टेज है तो उससे पार जाएगा तो वो सिग्नल कट जाएगी, मतलब सिग्नल होते होते ऐसे कट जाएगी, उसके बाद सिग्नल फिर से दिखने मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव फीडबैक कैसे देते हैं, जो आउटपुट है उसका कुछ पोर्शन हम लोग एक रजिस्टर से ला के यहाँ पर इनपुट में दे देते हैं, तभी यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक हो जाती है। तो यहाँ पर आउटपुट का जो पोर्शन हम लोग रजिस्टर से ला रहे हैं ये यहाँ पर वोल्टेज को कम करेगा, तभी जब इस लाइन में करंट खींचा जाएगा। तो ये तो करंट नहीं खींचता है, तो ऑप एम्प का जो इनपुट है वो बहुत ही कम करंट खींचता है, इसलिए यहाँ पर एक और रजिस्टर यहाँ पर ग्राउंड किया जाता है ताकि यहाँ पर करंट इस तरफ खींचता रहे। तो ये यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर जैसा फॉर्म करेगा, तो ही ये जो है आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में जाएगा जो कि नेगेटिव इनपुट में। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज बढ़ना चाहेगा तो ये वोल्टेज भी बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा तब यहाँ पर नेगेटिव में भी वोल्टेज बढ़ने लगेगा, और तब ये जो है इस वोल्टेज को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा, थोड़ा सा यहाँ पर पीछे खींचेगा, तभी जाके इसका जो गेन है वो लिमिट हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक गेन लिमिटर जो सर्किट है ये बनाया है, एक फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पर जो आउटपुट है इससे 26K दे के यहाँ पर 330 ओम दे के यहाँ पर एक कैपेसिटर से ग्राउंड किया गया है। तो इससे जो है इसका गेन कम हो जाती है, और वो गेन कितना होगा वो डिपेंड करता है इन सब रजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग पॉजिटिव इनपुट में हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1 + RF/RI, ये गेन होता है। यहाँ पर RF है ये 26K जो कि आउटपुट और नेगेटिव इनपुट के साथ जुड़ा रहता है, और RI बोलते हैं इसको जो 330 ओम यहाँ पर है, और प्लस ये जो कैपेसिटर है इसका रिएक्टेंस जोग होगा, इसके साथ ऐड होगा, उसके बाद ही हम लोग फार्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड में हम लोग नहीं जाएंगे, आप जस्ट सिंपल सा ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक गेन लिमिटर सर्किट है जो कि यहाँ पर 26K और 330 ओम ये सब दे के बनाया गया है। अगर इस रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो आउटपुट का वॉल्यूम कम होगा, इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आपका सर्किट में वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहा है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है पिन 4 और पिन 2 के बीच, उसको आप लोग चेंज करके ज़्यादा वैल्यू का लगाएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए इस सर्किट को एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। थोड़ा बहुत तो हम सीख गए कि क्या होता है गेन लिमिटेशन, क्या होता है ऑप एम्प। और भैया यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक कैपेसिटर क्यों दिया गया है गेन लिमिटर सर्किट में। तो भैया यहाँ पर कैपेसिटर इसलिए दिया गया है कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। ओके, तो अगर कोई डीसी पार्ट यहाँ पर आ जाए, डीसी पार्ट कोई यहाँ पर एम्पलीफाई होना चाहे तो उसका जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव में मिलेगा, उसका पार्ट को ये कम नहीं करेगा ये कैपेसिटर। तो यहाँ पर डीसी की नेगेटिव फीडबैक और तगड़ा होगी और डीसी की गेन बहुत कम होगी, लेकिन एसी की नेगेटिव फीडबैक उतना तगड़ा नहीं होगी क्योंकि कैपेसिटर से ग्राउंड हो रहा है एसी का पार्ट। तो यहाँ पर एसी की थोड़ा सा गेन रहेगी, तो एसी एम्पलीफाई ज़्यादा होगा और डीसी की एम्पलीफिकेशन बहुत कम हो जाएगी। मतलब कि स्पीकर के आउटपुट में जैसे डीसी ना आए, इसके लिए ये सब इंतजाम किया जाता है। सब में देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। तो भैया फास्ट हम लोग एक सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर जो कनेक्टर है यहाँ पर C1 C2 से C5 तक है। तो C1 जो है वो है ग्राउंड, यहाँ पर देखिए C1 ग्राउंड है। और C2 और C3 कौन कौन सी पॉइंट देखिए। C2 है एक डायरेक्ट इनपुट देने का, जो कि जस्ट एक कैपेसिटर के अंदर से यहाँ पर इनपुट में चला जाएगा आईसी का पिन नंबर 1 में। और C3 जो है एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर 104 का अंदर से जाती है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है 104 और साथ में रजिस्टर यही कहीं होगा, उसके थ्रू जाती है। तो यहाँ पर दो तरह की इनपुट देने का ऑप्शन है। एक पॉइंट है एक रजिस्टर कैपेसिटर से जाता है
और एक पॉइंट है डायरेक्ट चला जाता है। तो यहाँ पर रजिस्टर कैपेसिटर से जो जाएगा, इसमें अगर इनपुट देंगे तो ट्रिबल ज़्यादा आएगी इसमें, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा पास करेगी, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है। कैपेसिटर के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसानी से पास हो जाता है, और रजिस्टर के थ्रू सारे फ्रीक्वेंसी जाने में दिक्कत होती है, लेकिन कैपेसिटर के थ्रू ओनली लो फ्रीक्वेंसी जाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी आराम से चला जाएगा कैपेसिटर के थ्रू, तो यहाँ पर ट्रिबल ज़्यादा मिलेगी। और अगर इस पॉइंट में देते हैं तो ऑडियो जैसा है वैसा ही मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली एक 1 माइक्रोफैराड से इनपुट में जुड़ा हुआ है। और पिन नंबर 2 में जो गेन सेटिंग के लिए गेन फीडबैक नेटवर्क है वो यहाँ पर बना हुआ है 26 के और 330 ओम और 22 माइक्रोफैराड देके। तो यहाँ पर अगर आपका ऑडियो की वॉल्यूम कम आ रहा है तो इस वाली रेजिस्टेंस को खोल के अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ऑडियो की वॉल्यूम लिमिट जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडियो तब काट जाएगी। अगर 12 वोल्ट से भी ऊपर होना चाहता है इसका आउटपुट तो ऑडियो कटने लगेगी, तो ठीक से नहीं चलेगा। तो जैसा सेट किया हुआ है वैसा ही अच्छा होगा। और अगर आपका सर्किट में जो वॉल्यूम है बहुत ही कम आ रहा है, तब आप ये हैक कर सकते हैं कि इस 26K को खोल के आप ज़्यादा वैल्यू की लगा सकते हैं, जैसे 47K या 100K। ओके। और भैया यहाँ पर जो आउटपुट में एक और रेजिस्टेंस है 2.2 ओम की, ये एक प्रोटेक्शन के लिए। जो ओरिजिनल बोर्ड होती है, ओरिजिनल आईसी जिस बोर्ड में लगा रहता है उसमें ये रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है, जो कि आउटपुट के साथ जो स्पीकर के पहले लगाया गया है, आउटपुट के पहले। तो ये रेजिस्टेंस उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि उन सब आईसी में जो ओरिजिनल आईसी है प्रॉब्ली उसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। अगर आपका स्पीकर शॉर्ट हो जाए या फिर आउटपुट किसी तरह से शॉर्ट हो जाए, वो आईसी प्रोटेक्ट कर लेता है खुद को। लेकिन ये सब डुप्लीकेट आईसी से बनाया जाता है, लोकल बोर्ड है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोटेक्शन शायद दे देता है ताकि आपका बोर्ड ना ख़राब हो अगर आउटपुट शॉर्ट हो जाता है। और इनपुट का यहाँ पर C4 से जो आ रहा है वो एक रजिस्टर एक कैपेसिटर से जा रही है। ये एक हाई पास फिल्टर बना रहा है, जिससे कि हाई फ्रीक्वेंसी आसानी से पास होगा इस रजिस्टर के थ्रू, और बाकी फ्रीक्वेंसी इस पाथ को चुनेगी, क्योंकि वो इतना छोटा कैपेसिटेंस के अंदर नहीं जा पाएगा। 104 मतलब 0.1 माइक्रोफैराड होती है, तो इसलिए उसको जाने में यहाँ पर भी दिक्कत होगी और इससे भी दिक्कत होगी जो लो फ्रीक्वेंसी का ऑडियो है। तो इसलिए इस इनपुट में अगर इनपुट देते हैं कनेक्टर 4 में, मतलब कनेक्शन 4 में, तो यहाँ पर आपका जो ट्रिबल है वो ज़्यादा मिलेगी। और इसमें भी C3 में अगर इनपुट देते हैं कि 3 और 4 में, तो ट्रिबल आपको ज़्यादा मिलेगी। और अगर 5 और 2 में इनपुट देंगे तो ट्रिबल कम मिलेगी, 2 और 5। ये सिंपल सा बात है। उसके बाद यहाँ पर एक 1 माइक्रोफैराड दिया गया है ताकि डीसी पार्ट कोई ना जाए इसके अंदर, ओनली एसी पार्ट ही जाए, क्योंकि गाना में हम लोग ओनली एसी पार्ट को एम्पलीफाई करते हैं। अगर डीसी चला जाए तो स्पीकर में दिक्कत होगी, स्पीकर गर्म होगी, आईसी भी गर्म होगी, और कोई काम नहीं बनेगा उसका, जो पार्ट से हमारा ख़राब होते रहेगा अगर डीसी चला जाता है तो इसलिए डीसी ब्लॉक करने के लिए ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यहाँ पर लगाए। और भैया अब बाकी रहा है ये वाला पार्ट। ये 224 मतलब कि 0.22 माइक्रोफैराड की एक कैपेसिटर है, ये वाला आउटपुट में जुड़ा हुआ है, और एक रजिस्टर यहाँ पर ये वाला जो थोड़ा सा मोटा रेजिस्टेंस है, ये दोनों के साथ ही है कि लेफ़्ट राइट दोनों के साथ ही। तो ये क्यों लगाया गया है? ये अगर नहीं लगाते हैं तो इस आईसी से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की कुछ नॉइज़ सुनने को मिलता है, ची करके कुछ आवाज़ आती है स्पीकर में। इसलिए उस आवाज़ को सोखने के लिए एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस और एक बहुत ही कम कैपेसिटेंस यहाँ पर जोड़ा जाता है, आउटपुट से डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्राउंड हो जाती है, तो वो वाला नॉइज़ नहीं आता है, वो नॉइज़ सप्रेस करने के लिए। और भैया ये दोनों सेक्शन तो सेम ही है, लेफ़्ट और राइट की सेक्शन। तो बेस सेक्शन में थोड़ा सा अलग है सिस्टम, क्योंकि बेस सेक्शन हमारा लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है और यहाँ पर पावर भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ऊपर के लिए, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंस के साथ बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या क्या है। यहाँ पर जो ट्रिबल वाली इनपुट था, ये एक रजिस्टर कैपेसिटर से, ये वाला सिस्टम बेस सेक्शन में देखिए नहीं है। ये डायरेक्टली एक लो रेजिस्टेंस से 2.2K से यहाँ पर इनपुट कर देता है ऑडियो को। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक 104 का कैपेसिटर देके ग्राउंड किया हुआ है। तो अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड यहाँ पर आए उसको ये ग्राउंड कर देगा, क्योंकि ये ओनली लो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करेगा। कोई कैपेसिटर के अंदर से हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसानी से चला जाता है और लो फ्रीक्वेंसी जाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हाई फ्रीक्वेंसी ग्राउंड हो जाएगी और लो फ्रीक्वेंसी इस तरफ नहीं जाएगी, वो इस तरफ जाके यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर एक 18K का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक 10K का रेजिस्टेंस है और इसमें भी 10K रेजिस्टेंस इसके साथ है आउट इनपुट से, पिन नंबर 1 से डायरेक्ट ग्राउंड। ये क्यों है? तो भैया ये इसलिए है ताकि यहाँ पर अगर आप लोग कोई इनपुट नहीं देते हैं तो यहाँ पर ये
नॉइज ना करे होम थिएटर। ओके, तो ये अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोई भी इम्पीडेंस नहीं है, थोड़ा बहुत भी अनबैलेंस होगा या फिर ट्रांसफार्मर की नॉइज या फिर साइड में किसी भी नॉइज की वजह से यहाँ पर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो सकती है। इसलिए इस वोल्टेज को एक हाई रेजिस्टेंस देके ग्राउंड किया गया है ताकि यहाँ पर रियल वोल्टेज ना आने से यहाँ पर इनपुट कोई डिटेक्ट ना हो। इसलिए तो ये बेसिकली जो है इसका इम्पीडेंस को कम करता है ताकि यहाँ पर फेक वोल्टेज या फेक नॉइज ना आ जाए। और एक डिफरेंस हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का इनपुट कैपेसिटेंस था, यहाँ पर है वो 10 माइक्रोफैराड की। क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा काम करेगा इसलिए यहाँ पर ज़्यादा माइक्रोफैराड देना पड़ता है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर से लो फ्रीक्वेंसी जाने में दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा कैपेसिटी हमें देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन ये भी सेम है इसके जैसा ही, लेकिन पता नहीं कि यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस की वाटेज कम लगाया गया है, 1/4 वाट यानी क्वार्टर वाट लगाया गया है, लेकिन लेफ्ट और राइट के लिए ये हाफ वाट की रेजिस्टेंस दिया गया है 2.2 वाला। तो शायद यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है इसलिए उतना हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर लो वाट की रेजिस्टेंस से ही चलेगा। और भाई यहाँ पर और एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 पीस डायोड है। तो ये दोनों डायोड यहाँ पर क्यों लगाया गया है? ये एक्चुअली हर आईसी के साथ लगाया जाना चाहिए था, लेकिन ओनली इस बेस वाली आईसी के साथ ही है। भैया ये डायोड क्यों लगाया जाता है? जो स्पीकर से बैक फायरिंग आता है, बैक जो वोल्टेज आता है, स्पीकर को एक बार ये आईसी पुश कर दिया, उसके बाद स्पीकर अपना जो उसका डायाफ्राम है वो पीछे टानेगा। उसके कारण जो मैग्नेट है और कॉयल है और उसके अंदर मूवमेंट भी है, जहाँ पर मैग्नेट, कॉयल और मूवमेंट तीनों है तो वहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट होती है कॉयल में। तो अगर स्पीकर ऑटोमेटिक टाना जाता है तो उससे जो स्पीकर में जो कॉयल में वोल्टेज जनरेट होती है वो आके इस आईसी का आउटपुट सेक्शन को ख़राब कर सकता है। अगर स्पीकर की वाटेज ज़्यादा है तो वहाँ पर वो वाला वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो इसका आउटपुट को आराम से ख़राब कर दे सकता है। तो इसीलिए उसको सेफ्टी देने के लिए 2 डायोड ऐसे लगाया जाता है। अगर यहाँ पर बैक वोल्टेज आती है स्पीकर से तो वो वोल्टेज आके ये या तो पॉजिटिव वोल्टेज होता है तो ये पॉजिटिव रेल में चला जाएगा और इस कैपेसिटर में भर देगा जो बड़ा बड़ा कैपेसिटर है। और अगर वो वोल्टेज नेगेटिव होती है तो वो वोल्टेज डायरेक्ट इस -12 वोल्ट लाइन में जाके इस कैपेसिटर में भर जाएगा। तो उससे क्या होगा, इसका जो आउटपुट है वो सेफ रहेगा उस बैक फायरिंग से। तो इन सब में नहीं दिया गया है ताकि यहाँ पर छोटा छोटा स्पीकर कनेक्ट होती है लेफ़्ट राइट में, इसलिए उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वूफर की स्पीकर बहुत ही बड़ा होती है और वाटेज वाला होती है, इसलिए स्पीकर आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये दोनों डायोड दिया गया है। और भैया एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया, ये वाला और ये वाला डायोड जो है छोटा डायोड यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, ये दोनों डायोड इन दोनों आईसी का पावर लाइन में सीरीज में है, ताकि अगर आप लोग गलती से उल्टा पावर कनेक्ट करते हो यहाँ पर, मानिए कि यहाँ पर किसी ने जो रेक्टिफायर है इसको उल्टा लगा दिया, इसके कारण पॉजिटिव नेगेटिव पलट गया, जो +12 वोल्ट लाइन है उसमें -12 आ गया, तब यहाँ पर ये दोनों डायोड जो है इन दोनों आईसी को प्रोटेक्ट करेगा। और ये वाला आईसी का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो इन डायोड से शॉर्ट हो जाएगा अगर उल्टा पोलैरिटी आ जाता है। तो इसका प्रोटेक्शन दिया भी नहीं इसलिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा पावर में ये आईसी वर्क करती है, बेस वाला आईसी, इसलिए इसके सीरीज में डायोड रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप मारेगा डायोड और ये साउंड उतना अच्छा आउटपुट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके साथ नहीं दिया, लेकिन इन दोनों के साथ दिया है। तो ये एक अच्छा प्रोटेक्शन फीचर हो सकता है। जो लोग नया मैकेनिक है जो डायोड वगैरह चेंज करने में पोलैरिटी अगर उल्टा कर देते हैं तो ये आईसी ख़राब नहीं होगी तुरंत। तो भैया काफ़ी टाइम हो गया इन सब आईसी के बारे में बताए हुए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी आईसी में क्या क्या रेजिस्टेंस रहता है और क्यों रहता है। और भैया हम लोग अभी बात करेंगे इस बेस वाली सेक्शन के ऊपर, उसके बाद पावर सेक्शन में बात करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए बेस वाली सेक्शन को हम लोग जूम करके इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया आपका जो ये वाला इनपुट से जो ऑडियो आया वो ऑडियो यहाँ पर डायरेक्टली दिया जाता है 218K रेजिस्टेंस के अंदर। वो वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर है 2 पीस, किसी बोर्ड में ये 210K भी रहता है। तो ये आ कहाँ से रही है, ये देखिए जो 5 पिन का कनेक्टर है उसमें 2 पिन से ये दोनों कनेक्शन आ रही है, ये दोनों पिन से मतलब 1 2 3 और 4 से, पिन 3 और 4 C3 और C4, इन दोनों पॉइंट से जो ऑडियो आया लेफ़्ट राइट का ऑडियो वो दोनों यहाँ पर मोनो बन रही है। 218K रेजिस्टेंस के अंदर से आके एक जगह पर मिल के ये मोनो ऑडियो बन रहा है, जो स्टीरियो ऑडियो था वो एक चैनल की बन जा रहा है। उसके बाद ये इस रेजिस्टर और इस कैपेसिटर के थ्रू एक बार लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इस कैपेसिटर के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी इजीली ग्राउंड हो जाएगा और
जो ऑडियो है वो आने में इस रजिस्टर के पार होके आ रहा है, इसलिए ऑडियो का जो पार्ट है, जो हाई फ्रिक्वेंसी पार्ट है, वो इजीली यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद ये जो लो फ्रिक्वेंसी पार्ट है यही यहाँ पर पास करेगा। उसके बाद यहाँ पर सेम उसी तरह की यहाँ पर जो 18 के जिसलिए दिया था कि फेक वोल्टेज एम्पलीफायर ना हो जाए, इसको भी यहाँ पर 33 के दे के फेक वोल्टेज से प्रोटेक्ट किया गया है। उसके बाद ये इसका पॉजिटिव में घुसा है जो इस ऑप एम्प है, जो 4558 आईसी है उसके अंदर 2 पीस ऑप एम्प रहता है, वो भी थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाए। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया था, ये एक 8 पिन का आईसी है, ये है पिन 1, ये है पिन 4, ये है पिन 5 और ये है पिन 8। तो पिन 8 में पॉजिटिव सप्लाई होती है, पिन 4 में नेगेटिव सप्लाई होती है, और जो पिन 1, 2, 3 और पिन 5, 6, 7 इनमें 2 ऑप एम्प रहती है, और इन 2 ऑप एम्प के थ्रू ही यहाँ पर बेस वाला सिस्टम काम करता है। मैंने यहाँ पर एक्चुअली पिन नंबर भी लिख दिया 3, 2, 1, 6, 5, 7। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए एक ऐसा ही फीडबैक नेटवर्क दिया गया है ताकि गेन को कम किया जा सके। इसका गेन एक्चुअली लाखों करोड़ों में होती है गेन, तो यहाँ पर गेन को कम करके एक सर्टेन गेन में रखा जाता है, जो कि डिपेंड करता है इन दोनों रजिस्टर की जो रेशियो है उसके ऊपर। इन सब आईसी के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर मौजूद था, इसलिए हम लोग गेन कैलकुलेशन नहीं कर पाए, क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस डिपेंड करता है जो ऑडियो है उसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसका रिएक्टेंस हमेशा सेम होती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी की ऑडियो हो। तो यहाँ पर हम लोग गेन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 33/8.2 करेंगे, 33/8.2। तो यहाँ पर 4 गुना गेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर ये ऑडियो इनपुट प्लस में दिया जाता है तो इसके साथ एक ऐड होता है, मतलब +1 होती है, और अगर यहाँ पर माइनस में ऑडियो इनपुट दिया जाता मतलब इसी लाइन में, तो यहाँ पर +1 नहीं होता। तो यहाँ पर गेन मिलेगी 5 गुना गेन, और यहाँ पर गेन थोड़ा सा कम भी होगा। यहाँ पर 18 के और यहाँ पर 33 के दे के थोड़ा सा वोल्टेज तो कम भी हो रहा है, तो उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके कारण 5 गुना बढ़ाएगा सिग्नल को, और ये दोनों रेजिस्टेंस में मिलकर सिग्नल को थोड़ा सा कम भी करेगा। तो लगभग आप लोग मान सकते हैं 3 गुना या 4 गुना भी एम्पलीफाई यहाँ पर हो जाएगी। जो सारे फ्रीक्वेंसी का शायद एम्पलीफाई यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये उतना अच्छे से बेस को फिल्टर नहीं करेगा। लगभग सारे फ्रीक्वेंसी जाएगा, जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर डाउन हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, और बाकी जो मेन फंडा होता है वो इस ऑप एम्प की सेकंड स्टेज में होती है। ये एक ऑडियो फिल्टर की सिस्टम होती है जहाँ पर 2 रेजिस्टेंस और 2 कैपेसिटर से बनाया जाता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू गया, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस के थ्रू जाके ये पॉजिटिव में घुसा है, और जो आउटपुट है उसका एक फीडबैक यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी आएगा, और यहाँ से एक कैपेसिटर ग्राउंड होगा। तो इससे क्या होता है, जो ओनली बेस है वही यहाँ पर आउटपुट में जाएगा, और जो बाकी टोन है उसको ये फिल्टर कर देगा इन दोनों रेजिस्टेंस और इन दोनों कैपेसिटर की मदद से। तो ये एक डिसेंट लो पास फिल्टर बन जा रहा है। और यहाँ पर जो फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग है वो इन दोनों रजिस्टर को चेंज करके आप कर सकते हैं। तो भैया ये जानकारी आपको वही दे सकता है जिसके पास थ्योरी की क्लियर नॉलेज हो। तो भाई अगर आप लोग इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ पर बदलते हैं तो यहाँ पर बेस की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जो नॉर्मली बेस यहाँ पर सेटिंग किया हुआ रहता है वो 100 हर्ट्ज के आसपास रहता है, तो आप लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 100 से जितना कम जाएंगे, 40 या 60 हर्ट्ज जाएंगे तो बहुत ही हाई बेस, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन वाला बेस है वो आएगा। और अगर 100 से ऊपर जाएंगे, जैसे 200 हर्ट्ज इस तरफ जाएंगे, तो थोड़ा सा लाइट बेस जो है वो आएगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की बेस। तो इस तरफ आप लोग इस तरह की एक 47K की जो 2 चैनल की पॉट, 2 चैनल की वॉल्यूम आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चैनल इस रेजिस्टेंस को वेरी करेगा और दूसरा चैनल इस रेजिस्टेंस को वेरी करेगा। तो इस तरह से लगा के आप लोग इन सब वॉल्यूम को घुमा के यहाँ पर बेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेटिंग कर सकते हैं। इसका जो इफेक्ट है भाई, बहुत ही तगड़ा इफेक्ट आएगा। बेस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग में बेस कहाँ पर है, और वहाँ पर आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो इस पोर्ट में भी बता देता हूँ ये रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस 10 के और ये वाला रेजिस्टेंस, ये आप पहचानेंगे कैसे। जो आउटपुट है, जो आपका आईसी का जो 2 पिन देखिए एक साथ जुड़ा रहता है, यहाँ से आउटपुट होती है। तो यहाँ से आउटपुट होके देखिए ये जा रहा है एक कैपेसिटर में, उसके बाद ये जो है वॉल्यूम कंट्रोलर में पहुँच जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो आउटपुट है उसके साथ एक 104 का कैपेसिटेंस लगा हुआ है। उसके बाद वो कैपेसिटर जिस पॉइंट में गया
उसी पॉइंट में देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस आके मीट किया है। तो ये वाला पार्ट का बात कर रहा हूँ, आउटपुट से 104 गया है, जिस पॉइंट में गया उस पॉइंट में देखिए दो रेजिस्टेंस मीट किया। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को खोल के आप लोग अगर एक ऐसा पॉट लगा देंगे तो इसके थ्रू आप लोग बेस को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कितना फ्रीक्वेंसी की बेस यहाँ पर पास होगा। और भैया इस बोर्ड का लगभग तो सारे पार्ट हो गए। अब हम पावर पार्ट के बारे में बात करेंगे, पावर सप्लाई के पार्ट के बारे में। तो यहाँ पर एक 7805 लगाया गया है जो कि +12 और ग्राउंड के बीच लगा हुआ है, और उसके बाद वो 5 वोल्ट बनाता है। उसके साथ स्टेबिलिटी के लिए एक यहाँ पर कैपेसिटर दिया गया है। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 25 वोल्ट और कितना माइक्रोफैराड है, 100 माइक्रोफैराड है। तो ये 100 UF, और ये एक जेनर डायोड है, शायद 5 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा की जेनर डायोड होगा, लगभग 6 वोल्ट या कुछ होगा, जो कि आउटपुट को प्रोटेक्ट करेगा। अगर यहाँ से 5 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट आने लगे तो थोड़ा हद तक प्रोटेक्ट करेगा। तो इसी से जो आपका ऑडियो जो डिकोडिंग बोर्ड है जिससे मेमोरी कार्ड रीड होता है या फिर ब्लूटूथ, वो वाला बोर्ड को पावर दिया जाता है। ये तो आप सभी को पता है। और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन है। आप सोचेंगे भाई कि 12012 का रेक्टिफायर सेक्शन में डायोड की सिस्टम कुछ अलग रहती है कनेक्शन। भैया बिल्कुल नहीं, जो नॉर्मल ब्रिज रेक्टिफायर होती है 012 में वही यूज किया जाता है। जस्ट यहाँ पर AC का जो 0 वाली पॉइंट है वो यहाँ पर मिडिल को टच करके बाहर निकल जाता है एज ए 0 DC। ओके, तो इसको कुछ नहीं किया जाता है। जस्ट यहाँ पर AC का जो प्लस और -12, सॉरी AC में प्लस माइनस भी नहीं होता, तो AC का दोनों 12 वोल्ट की पॉइंट, यहाँ पर 24 वोल्ट की गैप रहता है, 24 वोल्ट AC, वो जाके यहाँ पर रेक्टिफायर में फिल्टर होकर प्लस माइनस में 24 वोल्ट बनाता है। उसके बाद वो 24 वोल्ट देखिए दो कैपेसिटर के थ्रू, एक कैपेसिटर का प्लस में गया, उसके बाद उसका माइनस दूसरा का प्लस में, फिर उसका माइनस माइनस में गया। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर में ये जो 24 वोल्ट 12 में डिवाइड हो जाती है, और वो डिवाइड किया हुआ वोल्टेज को स्टेबिलिटी देता है ये 0 वाला पिन। अगर आप लोग ये 0 वाला पिन नहीं लगाएंगे तो भी ये वोल्टेज को डिवाइड करेगा। यहाँ पर आपको 24 वोल्ट में से यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेगा, मतलब 0 जैसा मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक कैपेसिटर का थोड़ा सा करंट आना जाए तो उसका वोल्टेज ग्राउंड मतलब 0 हो जाएगा, दूसरा का वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो ये अनबैलेंस को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए ये 0 वाला पिन को दिया जाता है, जो ट्रांसफार्मर से बीच वाली वाइंडिंग होती है। तो वो क्या करती है, ये दोनों साइड में जैसे सेम वोल्टेज रहे वो इंश्योर करता है। और यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो 0 वाला पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट, यही जहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्राउंड का सिंबल बनाया, ये सब पॉइंट वो सेम पॉइंट से जुड़ा है, मतलब कॉमन ग्राउंड है। जहाँ पर ये ग्राउंड वाला सिंबल मैंने बनाया, ये सब सिंबल इस बीच वाली यानी 0 वाली पॉइंट से कनेक्टेड है। ये पूरा बोर्ड में देखिए फैला हुआ है, ये पूरा ट्रैक। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इतना इन डेप्थ नॉलेज आपको शायद ही कुछ चैनल में मिलता है इंडिया में। तो भाई अगर ये चैनल आपको पसंद है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। मेरा जो मेहनत है वो सक्सेसफुल होगा अगर आप यहाँ पर लाइक करके जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।